गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कल से हमने चर्चा शुरू की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर। कल जितनी चीज़ों को डिस्कस किया है वहाँ तक में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई दुविधा हो तो पूछ लें पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बतलाइए। क्या कोई प्रश्न है? अब बंद कर देना उसको, ठीक है? उसकी जरूरत मेरे अलावा पड़ेगी। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? स्वामित्व। नहीं, जीडीपी को स्वामित्व से, ओनरशिप से कोई मतलब है? रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप का मतलब हो गया कि उसकी ओनरशिप किसके पास है। कहीं पर हमने चर्चा की, हमने क्या चर्चा की? किसी वित्त वर्ष के भीतर, शब्द पर गौर करें। जो हमारी चर्चा हुई किसी वित्त वर्ष में, व्हाट डज इट मीन? भारत में कितने प्रकार के वित्त वर्ष की संकल्पना है? क्या एक ही वित्त वर्ष की संकल्पना है? श्योर है? एक ऑफ है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस का, नहीं, जिसका इस्तेमाल सरकार के द्वारा किया जाता। यह है 1 अप्रैल से 31 मार्च। नहीं, आरबीआई का पहले था 1 जुलाई से 30 जून। नहीं, अब है अब है 1 अप्रैल से 30 मार्च। मतलब अब आरबीआई ने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस वाले फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, और ये एक्सेप्ट किया है 2021-22 से। और इसलिए अगर आप देखें तो आरबीआई का 2020-21 का वित्त वर्ष जो है 9 महीने का था, 9 मंथ का फाइनेंशियल ईयर यह था।
ठीक है। और एक वित्त वर्ष की संकल्पना है कृषि वित्त वर्ष, और यह है जून से मई। तो करेंटली अगर आप देखें, ये दोनों तो एक ही हो गए, सिमिलर हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च, नहीं। और दूसरा वित्त वर्ष की संकल्पना है कृषि वित्त वर्ष की संकल्पना। और इसके कंटेक्स्ट में एक और चीज ध्यान रखें, जब भारत के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो फिनेंशियल ईयर विल बी डिफरेंट फ्रॉम कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या है? कैलेंडर ईयर जो है वो जनवरी से दिसंबर का चलता है। ठीक है। दूसरा कंटेक्स्ट देखे, क्या कहा था हमने? किसी वित्त वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर और घरेलू सीमा को, डोमेस्टिक बाउंड्री को डिफाइन करते हुए क्या कहा? डोमेस्टिक बाउंड्री को डिफाइन करते हुए कहा, नहीं, चूंकि भारत तटवर्ती देश है, कोस्टल कंट्री है, इसलिए इसकी भौगोलिक सीमा और घरेलू सीमा क्या है? भौगोलिक सीमा और घरेलू सीमा एक दूसरे से भिन्न है। नहीं, अगर हम देखें डोमेस्टिक बाउंड्री की परिभाषा क्या बतलाई थी? ज्योग्राफिकल बाउंड्री प्लस 12 नॉटिकल मील्स तक का समुद्री क्षेत्र, क्योंकि इस डोमेस्टिक बाउंड्री तक राजनीतिक संप्रभुता का विस्तार होता, पॉलिटिकल सॉवरेंटी का विस्तार होता। ठीक है। अब इस डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर प्रोडक्शन होना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि उसकी ओनरशिप विदेशियों के पास है या उसकी ओनरशिप भारतीयों के पास है। यह चीज ध्यान रखना। अब बातें समझ में आई? तो किसी वित्त वर्ष के भीतर में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का
नहीं, कुल मौद्रिक मूल्य, उसका टोटल मॉनेटरी, यही क्या होगा? यही चर्चा कल की थी ना? क्या प्रिंस जी, कुछ समझ में बात आ रही है? कल वाली चीज समझ में आ गई? हाँ, तो कल कैसे नहीं आया था? हाँ, दिमाग को स्थिर रखिए और फोकस्ड रहिए, ठीक है? और तीसरी चीज जो है, एक शब्द यूज होता है अलबलाना, इसका मतलब समझते हैं या नहीं? क्या मतलब होता है शुभंकर? ना? मतलब थोड़ी सी भी मुश्किल आती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। करता है चंदन जी? नहीं? उसके बाद जो है कुछ समझ में नहीं आता, क्या करें क्या नहीं करें। उसके बाद जो मन में आएगा बोल जाएंगे, जो मन में आएगा कर जाएंगे। तो अलबलाना बंद कीजिए। नर्व पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। नहीं, कल के डेट में डिप्टी एसपी बनेंगे तो ऐसे नहीं सरकार जो है पिस्टल दे देगी या रिवॉल्वर दे देगी। हाँ? अलबलाने वाले होंगे तो लहराते बार बार चलेंगे, ठीक है? अब मैं चर्चा कर रहा था, जीडीपी का कई आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है, नहीं? और ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि ये नॉलेज का टेस्ट है। सारा नॉलेज, सारी अंडरस्टैंडिंग जो है पीछे छूट जाती है। और अहम क्या होता है जानते हैं? ठीक है, अहम होता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, नहीं? प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं, टेम्परामेंट आपका कैसा है, नहीं? क्वेश्चन पेपर देखा, और क्वेश्चन पेपर देखते क्या रिएक्शन होता है? अगर प्री दिया होगा तो आप गौर कीजिएगा, एक पेज पलटा, 2 पेज पलटा, 3 पेज पलटा, पता चला एक फर्स्ट लुक तो पूरा ग्लांस पेपर देखते हैं ना पलट के, तो रिएक्शन क्या आता है? गया, इस बार भी गया, बहुत टफ प्रश्न है, कहां से होगा, नहीं? और कई बार रिएक्शन आता है बहुत हल्का, इस बार तो मजा आ गया, तोड़ देंगे फोड़ देंगे। और दोनों ही स्थितियों में आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस से दूर पड़ते हैं, क्योंकि जैसे टफ क्वेश्चन को देख करके कॉन्फिडेंस आपने लूज किया, उसका एडवर्स इंपैक्ट कहां पर पड़ेगा? आपके परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। दूसरा, जैसे आपने प्रश्न को देख करके जैसे ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, मजा आ गया, तो आप कैजुअल पढ़ेंगे, और जैसे कैजुअल होंगे गलतियों की संभावना बढ़ती चली जाएगी, नहीं? तो अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, जीडीपी का वर्गीकरण जो किया गया है, कई आधारों पर वर्गीकरण किया गया है।
एक टर्म यूज होता है, मुद्रास्फीति के मद्देनजर टर्म यूज होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी किसको कहते? चालू कीमत पर जीडीपी। जीडीपी एट करेंट प्राइस नहीं, और चालू कीमत क्या होती है? अगर इसको डिफाइन करें, बाजार प्रचलित कीमत ही चालू कीमत होती है। बाजार प्रचलित कीमत ही चालू कीमत होती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बाजार में जो कीमत होती है नहीं, तो उस पर मुद्रास्फीतिक प्रभाव भी होता है। इसलिए जो नॉमिनल जीडीपी होती है वह इन्फ्लेशन के प्रभाव को एडजस्ट नहीं करती। नॉमिनल जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन के साथ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन रियल जीडीपी में क्या होता? स्थिर कीमत पर जीडीपी। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, अगर आप देखें तो एक शब्द हमने कल यूज किया था, जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। नहीं, तो इसके लिए क्या होता, हमेशा ध्यान रखें, इसके लिए इसकी गणना जब भी होगी तो बेस ईयर, एक आधार वर्ष होगा, जबकि नॉमिनल जीडीपी की गणना जो होती है वो किस आधार पर होती है? नहीं, करेंट ईयर के कंटेक्स्ट में। करेंट ईयर करेंट प्राइस के कंटेक्स्ट में। और इसीलिए रियल जीडीपी जो है, रियल जीडीपी में आप देखेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। मुद्रास्फीति का मुद्रास्फीति का प्रभाव जो है वह समायोजित होता है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का अर्थ समझ में आया? हाँ, और समायोजित करने का क्या मतलब हुआ? इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा देंगे वहां पर। क्या? हाँ, अब रियल शब्द का मतलब समझे ना। इन्फ्लेशन के कारण क्या होता? इन्फ्लेशन के कारण कीमत बढ़ जाती है। प्रोडक्शन में कोई फर्क आता है क्या? प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आता। वैल्यू एडिशन होता है क्या? नहीं होता, फिर भी कीमत बढ़ जाती है।
ये अगर पिछले बार 100 रुपए में उपलब्ध थी, इस बार 125 रुपए में उपलब्ध है, तो प्रोडक्ट के वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले बार 125 रुपए का जो वैल्यू, पिछले बार जो 100 रुपए का वैल्यू था, इस साल वही वैल्यू कितने का है? 125 रुपए का। क्योंकि मनी की परचेजिंग पावर क्या हुई? मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हुई? कम हो गई। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है? इन्फ्लेशन की स्थिति में चूंकि मनी का परचेजिंग पावर, करेंसी का परचेजिंग पावर घट जाता है, इसलिए कीमतें बढ़ जाती। क्लियर? नहीं? अब अगर हम मूव करें नहीं, लागत के आलोक में, और यहां पर ध्यान रखेंगे, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी ये जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा लोकप्रिय है। नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस टर्म का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता? विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए। अब लागत के मद्देनजर आप देखें तो जीडीपी के दो प्रकार की बात करते हैं। क्या? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, अर्थात साधन लागत के आधार पर जीडीपी, और दूसरा क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बाजार कीमत के आधार पर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नहीं, तो हमने फैक्टर कॉस्ट की परिभाषा क्या बतलाई थी? साधन लागत। तो हमने कहा था इस चीज को ध्यान में रखना है। नहीं, साधन लागत, that is फैक्टर कॉस्ट बराबर मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। तीसरा टर्म यूज होता है वह क्या है? वह है
और ये दोनों जो पॉपुलर है, यह भारत में लोकप्रिय है। इकोनॉमिक सर्वे को पलटेंगे तो नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी टर्म का रेफरेंस कम मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे जब पलटेंगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा जीडीपी एट करेंट प्राइस और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। नहीं, जीडीपी एट करेंट प्राइस जो है यह बाजार प्रचलित दर पर जीडीपी है। नहीं, और यह बाजार प्रचलित दर जो है उसका कंटेक्स्ट क्या होगा? यह करेंट ईयर का संदर्भ होता। और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो होता है, नहीं, तो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस जो होता है इसके लिए किसको आधार बनाया जाता? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस के लिए बेस ईयर की धारणा का इस्तेमाल किया जाता है। बेस ईयर में प्रचलित दर को आधार बनाना। नहीं, और इसमें जो है मुद्रास्फीति प्रभाव को क्या किया जाता? समायोजन, मतलब उसको घटा दिया जाएगा। और बाजार प्रचलित दर पर जो होता है उसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव भी क्या होता है? इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है, और चूंकि यहां मुद्रास्फीति के दबाव का समायोजन होता है इसलिए यहां यह शामिल नहीं होता। बेस ईयर के कंटेक्स्ट में हमने बात की थी। बेस ईयर क्या है? वर्तमान में बेस ईयर के रूप में 2011-12 का इस्तेमाल किया जाता है। बढ़े यहां से आगे? नहीं, अभी अगर आप देखें, अभी अगर आप भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें, रेफरेंस ईयर है 2027। नहीं, 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था
जो है, अगर आप देखें तो नॉमिनल जीडीपी के कंटेक्स्ट में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और नॉमिनल जीडीपी का साइज क्या होगा? 51, मेरे ख्याल से 37 है। $5137 बिलियन यूएसडी। नहीं, मतलब 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इस समय अमेरिका नहीं और चीन के बाद और इस क्रम में पीछे किसको छोड़ेगी? नहीं, लिविंग बिहाइंड अभी तीसरे नंबर पर जापान है और चौथे नंबर पर जर्मनी है। नहीं, वर्तमान में यह क्या है नॉमिनल जीडीपी के कंटेक्स्ट में? वर्तमान रैंकिंग 5th। और इसने किसको पीछे छोड़ा है वर्तमान में? नहीं, तो अगर आप देखें फ्रांस, ठीक है, जो 6th पोजीशन पर था और यूके जो 5th पोजीशन पर था। देखिए, प्रश्न कहां से पूछा जा सकता है, किस रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है, उसको आपको इमेजिन करना होगा। जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक पता चला दुनिया की 4 जीडीपी के आकार की दृष्टि से दुनिया की 4 व्यवस्थाओं का आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सीरीज पूछ दिया गया। तो हमेशा नजर प्रश्न पर रहनी चाहिए। नहीं, अगेन अगर आप जाकर के देखें तो ये बात किसके कंटेक्स्ट में की जा रही है? सारी बातें, ये बातें की जा रही हैं नॉमिनल जीडीपी के कंटेक्स्ट में। नहीं, अगर पीपीपी के कंटेक्स्ट में बात करें, अगर यही बात एट पीपीपी की जाए तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? थर्ड पोजीशन है भारत का। और भारतीय जीडीपी का साइज क्या है करेंटली? नॉमिनल जीडीपी के आधार पर देखें तो वर्तमान में साइज क्या है? $3.75 ट्रिलियन।
लेकिन अगर आप पीपीपी के आधार पर भारतीय जीडीपी के साइज को देखें तो यह अप्रॉक्स 11 ट्रिलियन के स्तर पर है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत है यहां तक में? अब हम फिर वापस लौटते हैं। एक टर्म यूज होता है और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पलट करके देखें। प्रश्नों को पलटने में केवल बीपीएससी तक ही सीमित मत रहे। एक टर्म यूज होता है बेस प्रभाव। बेस इफेक्ट। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो जब भी ग्रोथ का आकलन किया जाता है ग्रोथ का आकलन जब किया जाता है नहीं तो अक्सर इसके लिए किसके कंटेक्स्ट में नहीं एक रेफरेंस ईयर होता है। वो रेफरेंस ईयर बेस ईयर भी हो सकता, वो रेफरेंस ईयर बेस ईयर भी हो सकता, और वो रेफरेंस ईयर लास्ट ईयर भी हो सकता। वो रेफरेंस जो है लास्ट मंथ भी हो सकता, और वो रेफरेंस लास्ट वीक भी हो सकता। रेफरेंस के रूप में किसी भी, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आंकड़े हर महीने आते हैं, तो आप देखेंगे पिछले साल के उसी महीने के सापेक्ष क्या ग्रोथ हुआ है उसकी बात की जाती नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, जहां साप्ताहिक आधार पर कोई रिपोर्ट जारी किया जाता, तो पिछले सप्ताह के सापेक्ष क्या पोजीशन है उसकी बात की जाती। वार्षिक कंटेक्स्ट में देखें तो पिछले साल के सापेक्ष इस साल क्या स्थिति है इसका आकलन किया जाता। अब बातें समझ में आई या नहीं? अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाकर के देखें तो बेस इफेक्ट क्या है, जैसे आप देखेंगे, याद करें नहीं, कोविड फेज को भूलने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। कोविड फेज में आप जाकर के देखें तो अप्रैल टू जून 2020 नहीं, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था? जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हुआ? याद है कुछ? अप्रॉक्स
23.99% के आसपास था निगेटिव में, नहीं? अर्थात मोटा मोटी कहे तो भारतीय जीडीपी जो थी उसका साइज क्या हुआ? सिकुड़ गया, 1/4 सिकुड़ गया, नहीं? ठीक है, तो इस साइज सिकुड़ने के कारण क्या हुआ? जीडीपी का आकार कम होना। अब याद करें अप्रैल जून 2021, नहीं? अगर इस फेज में जाएंगे तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इस फेज में हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रहा, लेकिन इस हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का एक महत्वपूर्ण कारण क्या था? इसका एक महत्वपूर्ण कारण था लोअर बेस ऑफ जीडीपी। क्योंकि यहां पर जीडीपी क्या हुआ है, इसके कारण लोअर बेस ऑफ जीडीपी। और इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते, दूसरे तरीके से आप यह समझ सकते, नहीं, कि शुभांकर है और आपका क्या नाम है? विकास। तो शुभांकर और विकास हैं, ठीक है, छमाही परीक्षा देते हैं। शुभांकर का स्कोर जो है आउट ऑफ 180 होता है और विकास का स्कोर जो है, विकास का स्कोर जो है 40 होता है, नहीं? तो अब जब एनुअल एग्जाम में ये शामिल होते, रिजल्ट जब आता, तो शुभांकर जो है वो 80 से 90 पर पहुंचते और विकास जो है 40 से 50 पर पहुंचते, नहीं? अब दोनों को देखें, एग्जैक्ट फिगर में देखें तो दोनों में इंप्रूवमेंट कितना है? 10 अंक का इंप्रूवमेंट है, नहीं? लेकिन परसेंटेज फॉर्म में देखें तो विकास में इंप्रूवमेंट कितना है? 40 से 50, 25% का इंप्रूवमेंट है। और शुभांकर का 80 से 90 होता इंप्रूवमेंट कितना है? 12.5%, नहीं? तो फिगर में देखें इंप्रूवमेंट सेम है, लेकिन जैसे परसेंटेज इंप्रूवमेंट की हम बात करते, शुभांकर में जिसका जितना इंप्रूवमेंट है उसका डबल इंप्रूवमेंट विकास में दिखाई पड़ता। रीजन, विकास के इंप्रूवमेंट को हम लोअर बेस 40 के कंटेक्स्ट में हम इवेल्युएट कर रहे और शुभांकर के परफॉर्मेंस को हम हायर बेस 80 के कंटेक्स्ट में हम, तो बेस इफेक्ट क्या है? तो बेस इफेक्ट है, अगर आप जाएं तो बेस इफेक्ट को डिफाइन करें, हायर बेस या इसका रिफ्लेक्शन किसमें होगा? लोअर ग्रोथ, नहीं? हायर बेस अगर है तो बड़ी वृद्धि भी
क्या लगेगी? छोटी लगेगी, नहीं। लेकिन अगर आप जाकर के देखें लोअर बेस है तो थोड़ी वृद्धि भी क्या लगेगी? अब बातें समझ में आई? इस बार अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा, तो बिहार के कंटेक्स में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स में बिहार मतलब पॉवर्टी एलिवेशन के मामले में भारत में सबसे बेहतर प्रदर्शन रहा। फिगर के कंटेक्स में यूपी के बाद नंबर 2 पोजीशन पर रहा और परसेंटेज फॉर्म में जाकर के देखेंगे तो वह नंबर 1 पोजीशन पर रहा। तो उसका रीजन क्या है? जहां पर गरीबी की इंटेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोसेस क्या होगा? अपेक्षाकृत तेज होगा। और जहां पर गरीबी की इंटेंसिटी कम होगी वहां पर पॉवर्टी एलिवेशन की गति ऑटोमेटिकली क्या होगी? अपेक्षाकृत धीमी रहेगी। नहीं, बातें स्पष्ट हुई? बढ़े यहां से आगे फिर कोई डाउट, कोई दिक्कत? प्रिंस जी पक्का? बाद में ये नहीं कि जब समाप्त हो जाए तब ये कहिएगा कि कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि जब आप ये बोलते हैं ना 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, तब लगता है कि या तो आपका कपार फोड़ दूं या अपना फोड़ लूं। समझे? आपका फोड़ नहीं सकता, वैसे भी नेता आदमी आप हैं ना, तब विकल्प क्या बचेगा? अपना फोड़ना होगा तो वो भी अपना ही नुकसान है। आगे बढ़े। नहीं, अब तक हमने चर्चा किसकी की? जीडीपी की चर्चा की। नहीं, अब जीडीपी के सापेक्ष हमें एनडीपी को परिभाषित करना है। जीडीपी को हमने क्या कहा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नहीं, यहां ग्रॉस अर्थात सकल, नहीं, और यहां एन किसको रिप्रेजेंट करता? नेट, दैट इज निवल। डीपीडीपी तो कॉमन है, डीपीडीपी कॉमन है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निवल घरेलू उत्पाद। नहीं, अच्छा, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं आप लोग? कोई नहीं? तो ज्वाइंट फैमिली में देखिए जो गार्जियन होते, तो स्ट्रक्चर तो फ्यूडल ही है हमारा फैमिली स्ट्रक्चर। परिवार का मुखिया कौन होगा? वरिष्ठतम पुरुष सदस्य जो होगा, चाहे वो दादाजी हो चाहे पिताजी हो। कौन? नहीं, दादी नहीं, दादी बेचारी कहाँ, मतलब जबरदस्ती मत किया करो ना।
ना? हाँ, दादी का इस्तेमाल किया जा सकता है गार्जियन के लिए। दादी गार्जियन होती नहीं है। गार्जियनशिप जो है ऊपर से बड़े बेटे के जिम्मे आती है। तो वो पिताजी हो, वो आपके चाचा जी हो, जो भी हो, उनसे अगर आप जाकर के देखें, सबकी शिकायत होती है जो गार्जियन होते नहीं। अब शिकायत की डिग्री क्या होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि केमिस्ट्री कैसी है। एक्सप्रेस करने के तरीके में जरूर अंतर होगा, लेकिन शिकायत सबकी होती है। और इसमें कॉमन शिकायत होती है नहीं, अपने बीवी बच्चों की ओर शिकायत होती है कि अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं रखते, घर की जरूरतों को पूरा करते रहते, और घर के अन्य सदस्यों, भाई भावज भतीजे भतीजी, इन सब की शिकायत होगी, सब माल मार करके दावते जा रहे हैं। नहीं होती है या नहीं? क्यों ऐसा होता? तो इनकम जो है उस पर सबकी नजर होती है। मतलब रियल रीजन समझिए। नहीं तो इनकमिंग दिख रहा होता, आउटगोइंग ना दिख रहा होता, ना हम देखने की कोशिश करते। जैसे आप लोग फी पे करते नहीं, तो एक सोच यही होगी कि जो फी आप पे कर रहे हैं वो हमारा इनकम है ना। अब मोटा मोटी कैलकुलेट कीजिएगा, तो अगर इतने बच्चे हैं तो मोटा मोटी इतना होगा, इतना इनकम है नहीं। लेकिन खर्च दिख रहा है क्या? और खर्च भी दो प्रकार के हैं। खर्च भी दो प्रकार के हैं। 2 दिन 3 दिन पहले देखेंगे ये पंखा चल नहीं रहा होगा नहीं, ठीक है? तो मिस्त्री आए, 200 रुपया लेकर के गए नहीं। जब आप संस्थान के खर्च का अनुमान लगाएंगे तो वो 200 रुपया आपके कैलकुलेशन में होगा? बतलाइए, नहीं होगा। इसका लाइफ अनलिमिटेड पीरियड तक है नहीं। जैसे जैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है तो एक घिसावट आ रही है नहीं, और जो घिसावट आ रही है उसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। उसके कारण उसकी मूल्य क्या है? कम होती चली जा रही है। अब बातें समझ में आई? तो ये जो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसके कारण है? मूल्य ह्रास नहीं, ये क्या है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन नहीं, भौतिक अवसंरचनाओं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मशीनी उपकरणों में होने वाली घिसावट। इस घिसावट के कारण
उसके मूल्य में कमी। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में हम कहें तो आप दो बातें कह सकते। क्या कह सकते? तो हम यह कह सकते हैं कि नेट बराबर ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। नहीं, और ग्रॉस बराबर नेट प्लस ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो जीडीपी बराबर एनडीपी बराबर क्या हो जाएगा? जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन। नहीं, या जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा? एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन। नहीं, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एनडीपी को? जीडीपी के साथ मूल्य ह्रास को समायोजित करना। जब जीडीपी के साथ मूल्य ह्रास को समायोजित करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें एनडीपी प्राप्त होता है। तब हमें निवल घरेलू उत्पाद का पता चलता है। नहीं, अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाकर के देखें, फिर हम थोड़ी देर में यहां पर लौटेंगे। एक टर्म है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब गौर करें, जीडीपी को डिफाइन करते हुए क्या कहा था हमने? जीडीपी को हमने डिफाइन करते हुए कहा था कि भारत की घरेलू सीमा के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, यही कहा था ना। तो घरेलू सीमा के भीतर जो यहां उत्पादन हो रहा है, यह उत्पादन तो दोनों के द्वारा हो रहा है भी।
भारतीयों द्वारा भी और विदेशियों द्वारा भी। और ये बात किसके कंटेक्स्ट में कर रहा हूं? घरेलू सीमा में। ठीक उसी प्रकार घरेलू सीमा के बाहर यहां भी उत्पादन हो रहा है, और घरेलू सीमा के बाहर जो उत्पादन हो रहा वह किनके द्वारा? विदेशियों द्वारा भी और भारतीयों द्वारा भी। तो गौर करेंगे, यहां जो विदेशी उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न हैं, ये अपनी कमाई को कहां ले जाएंगे? बाहर ले जाएंगे, अपने देश में ले जाएंगे। और यहां जो भारतीय कमाई कर रहे हैं, ये इसको कहां ले जाएंगे? अपने देश में लाएंगे। कोई दिक्कत? तो जब हम जीडीपी के साथ इन दोनों को समायोजित करेंगे, एडजस्ट करेंगे, जीडीपी में भारतीयों द्वारा भारत की घरेलू सीमा के बाहर जो उत्पादन किया जा रहा, विदेशों में जो उत्पादन किया जा रहा, अगर जीडीपी में उसे जोड़ देंगे और विदेशियों के द्वारा भारत की घरेलू सीमा में जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, अगर उसको हम घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा? जीएनपी प्राप्त होगा। नहीं? तो इसको हम टर्म यूज करते, विदेशों से प्राप्त निवल आय, that is net income from abroad। इसके लिए NIFA शब्द का भी इस्तेमाल होता। निफा बराबर क्या होगा? निफा बराबर विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय माइनस भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय। इनकम earned abroad by Indians माइनस इनकम earned by the foreigners in India, तो हमें प्राप्त होगा नेट फैक्टर, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब अगर देखें, नहीं, तो राष्ट्रीय बराबर घरेलू प्लस
नीफा। नहीं, ठीक है। घरेलू बराबर राष्ट्रीय माइनस नीफा। अब कैसे हम डिफाइन करेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद को? जब जीडीपी के साथ विदेशों से प्राप्त निवल आय को जोड़ा जाता है तो वह क्या कहलाता है? वह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? वह ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा। नहीं, बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़े। यहां हमने जीडीपी एनडीपी के इसको देखा। अब हम देखें जीएनपी एनएनपी। एनएनपी क्या हुआ? निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस और नेट का इंटर रिलेशन हमने क्या कहा? ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। तो हम इसको कह सकते हैं जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनएनपी। अर्थात जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद के साथ डिप्रिसिएशन को समायोजित किया जाता है या मूल्य ह्रास को समायोजित, यहां घटाना के कंटेक्स्ट में, किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? एनएनपी। नहीं, और इसी को क्या हम लिखेंगे? इसी को हम लिखेंगे जीएनपी बराबर एनएनपी प्लस डिप्रिसिएशन। अर्थात क्या कहेंगे? जब एनएनपी के साथ मूल्य ह्रास को समायोजित, और यहां समायोजन शब्द किसके कंटेक्स्ट में है?
किया जाता है। यहां पर समायोजन घटाना नहीं। ठीक उसी प्रकार देखें यहां पर, अगर एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन है, तो जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा? एनडीपी प्लस डिप्रिसिएशन। देखिए, तो ग्रॉस नेट का मतलब समझते हैं तो जीडीपी जीएनपी, जीडीपी एनडीपी और जीएनपी एनएनपी का अंतर समझेंगे या नहीं? केवल ग्रॉस नेट के अंतर को समझना है, डिप्रिसिएशन को समझना है। घर में जैसे पिताजी कई बार पैसे का डिमांड करते होंगे तो पूछते होंगे कि कितना खर्च करते हो, क्या क्या खर्च है बतलाओ, नहीं? तो जब वो कहेंगे कि क्या क्या खर्च है बतलाओ, तो एक तो दबाव वैसे ही बढ़ जाएगा। दबाव में अगर आप जाकर के देखें तो आधी अक्ल तो ठिकाने लग जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता। ऊपर से जो है खर्च जब गिनाइएगा तो मोटा मोटी ही नहीं गिनाइएगा, और लास्ट में कहेंगे कि मान लो 500 रुपया मान लिया कि इधर उधर में गया, तो देखने में तो वो 500 रुपया है, लेकिन 4 दोस्तों के साथ एक दिन पता चला किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो 500 क्या 1000 निकल जाता है, नहीं? ये खर्च गिनाइएगा। एक दिन दोस्तों के साथ प्लान बना, सोचे बाहर ही खाया जाए, तो खालों में चले गए, वहां मुर्गा दबा के खा लिए, तो उसने पूरे के पूरे बजट को बिगाड़ दिया। ये पिताजी को तर्क देंगे नहीं? तो ये डिप्रिसिएशन वाला जो खर्च है वो विजिबल नहीं होता, इसको कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगे। जोर का झटका धीरे से लगे इसको कहते हैं, क्योंकि पता चला अचानक चीजें काम करना बंद कर दी। अब है या तो हैवी उस पर खर्च कीजिए या फिर उसको रिप्लेस कीजिए, नहीं? बढ़े आगे। नेक्स्ट, ये चर्चा जीएनपी एनएनपी की कर रहा था मैं, नहीं? अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये हमने, अब इसी के कंटेक्स्ट में देखें, जीएनपी क्या हो जाएगा? जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, और जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा? जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो जो इंटर रिलेशन, जो अंतर संबंध जीडीपी एनडीपी, जीडीपी जीएनपी का होगा, वैसा ही अंतर संबंध किसका होगा? एनडीपी एनएनपी का। नहीं, एनएनपी मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय
निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और एनडीपी कैसे, एनएनपी कैसे प्राप्त होगा? एनडीपी के साथ विदेशों से प्राप्त निवल आय को एडजस्ट करने पर नहीं, तो क्या हम ये कह सकते कि एनएनपी बराबर एनडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, और एनडीपी बराबर एनएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ऐसा कह सकते? या नहीं कह सकते? अरे हाँ ना, कुछ बोलिएगा ना, एकदम मौन धारण कर लेते। क्या समझ में आ रही हैं चीजें? घर पर तो यहां पर क्या है, यहां पर क्रिया खा के आए हैं कि क्लास में नहीं ही समझना है, जब भी समझेंगे तो घर ही पर समझेंगे। क्या? अच्छा, बिना देखे लिख लेते नहीं? तो अगर इस ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें, अगर इसको ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें, तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मेजर इंडिकेटर हैं, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर इंडिकेटर की चर्चा आपके साथ की। और इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर इंडिकेटर जो 4 हैं, एक बाकी है जिस पर चर्चा आज नहीं करूंगा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी की चर्चा की। और इस चर्चा के क्रम में 2 महत्वपूर्ण बातें मैंने की। ग्रॉस और इंटर रिलेशन, ग्रॉस और नेट के इंटर रिलेशन की चर्चा की। और ग्रॉस और नेट के इंटर रिलेशन की चर्चा करते हुए मैंने कहा कि जब ग्रॉस में डिप्रिसिएशन को हम घटा देते हैं तो नेट प्राप्त होता है। और दूसरी बात हमने कही, दूसरी बात डोमेस्टिक और नेशनल की चर्चा की। और डोमेस्टिक और नेशनल के इंटर रिलेशन की चर्चा करते हुए कहा कि जब हम डोमेस्टिक में नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को घटा देते हैं तो जो हमें प्राप्त हो, जोड़ देते हैं, जब डोमेस्टिक में हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ देते, ऐड करते, तो हमें क्या प्राप्त होता? नेशनल प्राप्त होता। और इन 2 चीजों को अगर आपने पकड़ लिया, सारा खेल जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी के बीच सारा खेल 2 फैक्टर पर डिपेंड करता। और वो फैक्टर क्या है? अगर मैं कहूं नहीं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारा खेल 2 चीजों का है, डिप्रिसिएशन और नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड डोमेस्टिक और नेशनल को प्रभावित करता है, और डिप्रिसिएशन किसको प्रभावित करता है? ग्रॉस और नेट को प्रभावित करता है।
बातें स्पष्ट हुई? बस इतनी ही चीजें तो समझनी है। इतनी चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और रट करके आप कर नहीं सकते, क्योंकि बीपीएससी आसान प्रश्न पूछेगी, यूपीएससी तो मतलब इतना उलझा देती है और इस पर प्रश्न लगातार पूछती है। लेकिन इतने इक्वेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जाकर के उसमें गोल गोल घूमने आप लगते। कभी ये वाला खेल खेला है? किसी को नचाए हो या कोई नचाया हो आपको? नहीं, दोनों हाथ पकड़ के टेनिया करके, हा? तो उसके बाद अगर 5-6 चक्कर लगाने के बाद छोड़ देता है तो सामने वाला क्या लगता है? हा? पूरी की पूरी पृथ्वी घूम रही, हा? पता चला कदम आपके लड़खड़ाएंगे। होता है या नहीं होता है? तो उसी तरह गोल गोल घूमते रह जाएंगे। अरे आज इससे ज्यादा नहीं बतलाऊंगा, नहीं तो फिर कहिएगा कि समझ में नहीं आ रहा। क्लियर? एक चीज ध्यान रखिएगा, कल जो बतलाया है और आज जो बतलाया है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। क्योंकि नेक्स्ट वीक में जो क्लासेज होगी, उस क्लासेज में इसी इंटर रिलेशन को आधार बना करके चार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है? और उस चार्ट को तब तक आप नहीं समझेंगे जब तक इन चीजों को आपने नहीं समझा हो। नहीं, क्योंकि टुकड़ों में लगभग चीजें बतला चुका। आपको क्या क्या समझना है लिख लें। नंबर 1, चालू कीमत। नंबर 2, स्थिर कीमत। नंबर 3, बाजार कीमत। नंबर 4, साधन लागत। नंबर 5, मूल्यह्रास। नंबर 6, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय या निवल आय। निवल शब्द का ही इस्तेमाल आपको मिलेगा, शुद्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। ठीक है? नेक्स्ट, बेस ईयर और बेस इफेक्ट। नहीं, इतनी चीजों की आपके पास समझ होनी चाहिए। ठीक है? अब एक प्रश्न पूछता हूं, सोचिएगा। इन चारों में नेशनल इनकम का बेटर इंडिकेटर कौन है? इन चारों में नेशनल इनकम का, राष्ट्रीय आय का बेहतर संकेतक क्या है? तो जीएनपी और एनएनपी, इसको भूत खिलाना कहते हैं ना। कुछ तो सही होगा क्या चंदा? अब फिर अगले वीक एक दिन मुलाकात होगी, एक दिन तो छुट्टी ही तुम्हारी रहेगी, नहीं? जैसे कल छुट्टी थी ना, तो एक दिन आना है, एक दिन छुट्टी मारनी है, क्योंकि इतना सारा चीज समझने के लिए समय चाहिए ना। तो जब तक गैप नहीं मिलेगा तब तक कैसे समझ में आएगा? क्या चंदन जी, आप तो 2 दिन लगातार रह गए, तो उम्मीद करें अगले वीक में छुट्टी मारेंगे क्या? ठीक है? तो फिर अगले वीक वो क्लासेज बहुत महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पिछले दोनों क्लासेज को बैकअप देना होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू।